नमस्कार। मैं पिछले वाली वीडियो में बात किया था कि आर्टिकल 19 और 20। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 क्या होता है और उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। 19 20 हो गया था, आज 21 बात करते हैं। नहीं सॉरी 19 हो गया, सब 20 आज कराना था। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या होता है? अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपराधी है तो उसको अपराधी बनाए जाने का क्या संरक्षण होना चाहिए? अपराधी बनाए जाने का संरक्षण। अपराधी बनाया जाता है, उसके कुछ अधिकार होते हैं, उनकी बात करता है। बनाया जाता है तो उसके कुछ अधिकार हैं। अब वो अधिकार कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है 20(1) कहता है, अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है जब तक उसे कोई भी अपराध लागू करते समय कोई भी ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं करता होगा। उसे यानी कोई भी अपराध कोई भी व्यक्ति करता है उसको अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है जब तक वो कोई ना कोई विधि का उल्लंघन करना करता हो। ठीक है, यानी क्या होता है, यदि किसी विधि का उल्लंघन कर देगा तो उसे अपराधी घोषित किया जाएगा। यानी और दूसरी बात क्या होती है, इसमें क्या लिखा गया है, इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि यदि पूर्ववर्ती कानून लागू होगा तो लागू होगा। यदि कोई नया कानून लागू हो गया होगा, उसके पहले अपराध किया होगा तो वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 20(1) में ही है, यानी व्यक्ति को नए कानून से संरक्षण तथा पूर्ववर्ती कानून लागू, ये अनुच्छेद 20(1) कहता है। ठीक है, 20(2) क्या कहता है? 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध में एक ही बार सजा दी जाएगी। एक अपराध में एक ही सजा दी जाएगी। एक अपराध बराबर एक सजा। ये आर्टिकल 20(2) कहता है। इसका मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 20(2) कहता है कि यदि कोई मान लीजिए मर्डर करता है, एग्जाम्पल में कोई मर्डर करता है, उसको क्या होगा कि उसको मर्डर करता है तो मर्डर की सजा दी जाएगी। यदि उस बीच में चोरी कर लेता है तो चोरी का दूसरी सजा होगी। चोरी और मर्डर के एक साथ सजा नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या है? ठीक है, 20(3) क्या कहता है? 20(3) कहता है कि आत्माभिसंसन की मनाही। ये क्या होता है भाई? अभिसंसन की मनाही मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य प्रस्तुत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी जब तक न्यायालय नहीं करेगा, जब तक आप इसे नहीं कर सकते। यानी जैसे आप पुलिस कस्टडी में जो किसी भी व्यक्ति को पिटाई हो रही है वो मना ही करता है, लेकिन न्यायालय ने क्या किया है कि अपराधी जो होते हैं, अपराधी आराम से तो बताते नहीं है, तो उनके लिए न्यायालय ने क्या कहा है कि आप टॉर्चर चिकित्सीय जांच और के लिए बाध्य किया जा सकता है। कौन सा केस है? सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य।
सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य केस में कहा गया है कि आप अभिशंसन के लिए उन्हें बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी अपराधी जल्दी अपना जो बयान होता है जल्दी नहीं बयान नहीं करता, इस वजह से उसे अभिशंसन किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 20 पढ़ा। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधी बनाए जाने का अधिकार, उसके कुछ अधिकार होते हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20(1), 20(2), 20(3) में बात करता है। 20 ये कहता है कि जो व्यक्ति को नए कानून यदि बनाया जाएगा, उस नए कानून में व्यक्ति को कोई अपराधी कोई अपराध करता है, उसके दूसरे दिन बाद कोई नया कानून पारित हो जाता है, उसको उस कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा 20(2) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध में एक ही बार सजा दी जाएगी। 20(3) क्या कहता है? 20(3) कहता है कि आत्मसंरक्षण की मनाही करता है। यानी ये क्या होता है? ये होता है किसी भी व्यक्ति को यदि अपराध करते समय यदि कोई उसे टॉर्चर किया जाता है, उसकी मनाही करता है कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ बयान गलत हो सकता है, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पुलिस जो भी होगी उससे मार पिटाई कुछ भी उगलवा सकती है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हुआ, आत्मसंरक्षण की मनाही करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्या, अनुच्छेद 20 मिलते अनुच्छेद है, बस हो गया। अनुच्छेद 21 चलते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है? किसी भी अनुच्छेद 21 का जगह लिखते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही उसे जीवन से वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जीवन को वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब समझते क्या होता है? वंचित किया जाता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, ठीक। अब इसमें जो होता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार क्या होता है? जीवन का अधिकार दो अर्थ होते हैं। जीवन के अधिकार के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीवन का अधिकार, इसके दो अर्थ होते हैं। एक होता है व्यापक स्तर पर, और एक होता है सीमित स्तर पर। तो व्यापक स्तर पर समझ लेते हैं क्या होता है। व्यापक स्तर पर क्या होता है? जीव वैज्ञानिक अर्थात जीवित रहना। सॉरी उल्टा बोल दिया। सीमित स्तर पर क्या होगा? जीवित रहना। ठीक है, जीवित रहना इसका मतलब होता है। और व्यापक स्तर पर क्या होता है? व्यापक स्तर पर जीवन का मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन। तो इसमें जो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार में कई सारे चीजें ऐड की गई हैं। क्या क्या ऐड की गई हैं? कई सारे, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार, सोने का अधिकार, बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। उस पर अभी समझाते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, एन गोपालन केस जो था जीवित, एन गोपालन केस क्या बताया था? एन गोपालन केस में सीमित जीवन के अधिकार को बताया था। ठीक है, एन गोपालन केस आप पढ़ेंगे, उसमें बताता है कि सीमित जीवन के अधिकार को बताता है। ठीक है, लेकिन यानी व्यापक सीमित जीवन यानी जीवन रहना यानी जीवित रहना समझ लेना। लेकिन जब मेनका गांधी केस आता है, मेनका गांधी केस में जीवन की व्यापक परिभाषा बताया गया। कैसे बताया गया है? मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस में क्या बताया गया है? जीवन की व्यापक परिभाषा दी गई। व्यापक परिभाषा जैसे क्या क्या लिखा गया है, इसको अभी समझते हैं। व्यापक परिभाषा दी गई, इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि जैसे इसमें यह कहा गया है कि जीवन व्यक्ति कोई
जीवित रहना व्यक्ति का जीवन नहीं, मतलब जीवन रहने का अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीना व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे क्या क्या बताया गया, कुछ अधिकार बताऊंगा है तो बहुत सारे, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार इसमें बताया गया है, पासपोर्ट रखने का अधिकार। फिर एक मिनट, पासपोर्ट रखने का अधिकार बताया गया है। फिर दूसरा क्या बताया गया है, विदेश यात्रा। फिर तीसरा क्या है, स्वच्छ पर्यावरण। फिर चौथी चीज क्या है, निःशुल्क कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी अधिकार। और क्या बताया गया, निद्रा का तो इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। निद्रा, रिश्ता, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है। तो अभी एक एक केस समझते हैं, किस केस में क्या क्या हुआ था, ठीक है। सबसे पहले है फर्स्ट जो था, एमसी मेहता केस क्या कहता है, एमसी मेहता केस कहता है एमसी मेहता केस क्या कहता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है। एक ही केस उठाएंगे और उसको समझेंगे तो ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, एमसी मेहता केस। ये केस क्या कहता है, ये कहता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है। फिर बाबा रामदेव केस, बाबा रामदेव को केस 2011 में हुआ था। हुआ क्या था कि बाबा रामदेव रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे। तो हुआ क्या कि आंदोलन कर रहे थे 2011 में, उस समय पे रात 12 बजे पुलिस पहुंची, सारे आंदोलनकारियों को पीटने लगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा रामदेव जो थे साड़ी पहन के क्या हुआ, भाग रहे थे। फिर साड़ी पहन के पकड़े गए बाबा रामदेव। इन्होंने एक केस लड़ा, बोला कि यदि कोई भी व्यक्ति निद्रा सो रहा है तो उसके लिए अधिकार होना चाहिए। तो ये कौन सा केस हुआ, बाबा रामदेव वर्सेस दिल्ली, रामदेव वर्सेस दिल्ली राज्य। इसमें इन्होंने क्या बताया था, निद्रा का अधिकार बताया था, मतलब इसमें दिया गया निद्रा का अधिकार ऐड किया गया 121 गरिमापूर्ण जीवन में, ठीक है। फिर निजता का अधिकार क्या था, पुट्टा स्वामी केस। निजता का अधिकार इसमें आएगा पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या बताया गया, शक्ति वाहिनी केस। उन्हें क्या बताया गया, जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार मतलब इसमें क्या होता है, हरियाणा में खास पंचायतें तय करती हैं कि कोई भी व्यक्ति को किससे शादी की जाएगी, या दूसरे समाज में कर लेगा तो उसको लटका दिया जाएगा। तो शक्ति वाहिनी नामक एक संस्था ने केस लड़ा, तो उस केस लड़ा, उसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवन साथी चुन सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार, शक्ति वाहिनी केस, ये किसके अंतर्गत आ रही है, ये सारी आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत आ रही है। सब कुछ आर्टिकल 21 के अंतर्गत जितने भी अधिकार आ रहे हैं सब आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो 24-25 है टोटल, ठीक है। चलिए समझते हैं, अभी लेटेस्ट खबर रही है
एक व्यक्ति 15 साल पहले या 20 साल पहले छत से गिर गया था। वो क्या हो रहा है, उसकी जो मम्मी पापा है वो उसको मांग रहे हैं कि उसको क्या करें, इच्छा मृत्यु दे दें कोर्ट से। तो इच्छा मृत्यु क्या होता है उसको समझ लेते हैं, दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु इसको समझ लेते हैं क्या होता है। क्या होता है इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु? देखिए, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु ये क्या होती है? इच्छा मृत्यु क्या होती है? कोई भी व्यक्ति यदि असाध्य रोग से पीड़ित है। इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु क्या होती है? दया मृत्यु ये इसका मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है तो डॉक्टर से वचन करके अपनी मृत्यु मांग सकता है, यानी कि मुझे आप मृत्यु दे दीजिए, मांग सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इच्छा मृत्यु जो केस आया था कौन सा था? ज्ञान कौर केस आया था, ज्ञान कौर केस। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि जो अरुणा सावंत ज्ञान कौर केस लागू हुआ, आगे चल के क्या हुआ, एक कोर्ट में केस गया अरुणा शाहबाग केस। अरुणा शाहबाग केस में पता ही होगा कि क्या था कि उसमें एक लेडी नर्स थी, उसके साथ बलात्कार किया गया। उसको फिर बहुत दिन तक वो कोमा में थी, कई वर्षों तक। फिर उसको क्या हुआ, उसने डॉक्टरों की टीम ने उसका जो था जीवन रक्षा यंत्र हटा दिया, तो वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो वही क्या था, वही कौन सा था? अरुणा शाहबाग केस था। ठीक है, अरुणा शाहबाग केस 2011 में इसकी इच्छा मृत्यु की क्या होती है, विस्तृत व्याख्या की जाती है। विस्तृत व्याख्या की जाती है तो क्या होगा? ठीक है, इसमें विस्तृत व्याख्या क्या क्या की गई थी? व्याख्या सबसे फर्स्ट किया गया था कि दया मृत्यु, सक्रिय दया मृत्यु, सक्रिय दया मृत्यु। फिर दूसरा क्या व्याख्या की गई? निष्क्रिय दया मृत्यु। ठीक है, निष्क्रिय दया मृत्यु। दया मृत्यु। ठीक है, थोड़ी मार्कअप नहीं चल रहा है तो माफ करिएगा आप लोग। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था, सक्रिय दया मृत्यु मांगे जाने पर उसे क्या किया गया, सक्रियता पूर्वक मृत्यु दे देना। ठीक है, उसे सक्रियता पूर्वक मृत्यु दे देना यानी क्या होगा, उसको जहर का इंजेक्शन दे दो, कोई ऐसी दवाई दे दो जो बेचारे की जान चल जाए। बहुत इसको सुप्रीम कोर्ट में बहुत गंदा होता है, बोला इसको ये अवैध है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे चाहेगा उससे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए समाज में। निष्क्रिय दया मृत्यु क्या थी? निष्क्रिय दया मृत्यु वह दया मृत्यु थी उस समय क्या कोई भी व्यक्ति यदि कोमा में चला गया, उसको जीवन रक्षक हटा लीजिए, उसकी डेथ हो जाएगी, उसको किसी को वो नहीं होगा। इसको क्या, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना, इसको वैध माना, क्यों? इसके लिए कुछ शर्तें रहती, उसको समझ लेते हैं। तो निष्क्रिय दया मृत्यु में क्या क्या शर्तें थी? सबसे पहला था कि परिवार या केयर टेकर की अनुमति आवश्यक थी। परिवार या केयर टेकर की अनुमति आवश्यक थी, पहली चीज माना। फिर दूसरी चीज माना कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज यह घोषित कर दे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज यह घोषित कर दे कि कोई भी व्यक्ति यह रहने लायक नहीं है, ये सब रहने लायक नहीं, मतलब ये घोषित कर दे कि यह व्यक्ति के मरने से ही अच्छा होगा, तो तब निष्क्रिय दया मृत्यु दी जा सकती है। फिर क्या होगा, दो चीज होनी चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए। फिर डॉक्टरों की पैनल भी घोषित, डॉक्टरों के एक पैनल बनेगा, वो घोषित होगा तो वो होगा। फिर क्या होगा, 2018 में क्या हुआ, कॉमन काज द्वारा याचिका जनहित याचिका दायर की गई। उसमें बताया गया कि जो निष्क्रिय दया मृत्यु है ये गरिमापूर्ण जीवन जीने को बताया गया। और इसमें बताया गया कि इसमें ये भी बताया गया कोई भी व्यक्ति लिविंग बिल बना सकता है, और यदि कभी भी अपना उसमें कोमा में चला जाए तो उसे कोमा में ना रखा जाए, और लिविंग बिल बार बार चेंज हो सकता है। लिविंग बिल का सिद्धांत लाया गया 2018 में।
2018 में पाया गया और कॉमन कॉज केस था। उसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति लिविंग विल बना सकता है यदि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, मेरे को कोमा में नहीं रखा जाए और उस लिविंग कोमा में तो गरिमापूर्ण जीवन से मरने दिया जाए। ठीक है, फिर आर्टिकल 21A क्या कहता है? 21A क्या कहता है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 21A। इसमें क्या था? ये आर्टिकल कहता है प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ी समझते हैं, फिर इसको मिटा दे, इसको फिर बताते हैं आपको क्या है। सबसे पहले क्या है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। इसमें बताया गया था कि कोई भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा होगा उसे अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसे कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया था? 21 संविधान संशोधन 2002 द्वारा लाया गया था। बस हो गया, इतना ही और कुछ भी नहीं है इसमें। सीधे आ जाइए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? मनमानी गिरफ्तारी निवारण नजरबंदी से संरक्षण देता है। मनमानी गिरफ्तारी क्या मतलब होता है? मनमानी गिरफ्तारी का मतलब होता है जैसे काला कानून था। काला कानून कब लाया गया? 1919 में काला कानून को लाया गया था, रोलेट एक्ट। उसमें कोई किसी को भी व्यक्ति ना वकील दलील कोई उसमें हिस्सा नहीं हो सकता था, वो उस पे रोक लगाता है। वो कानून से इतने गंदे कानून से रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं। क्या क्या लिखा है चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है? कोई भी व्यक्ति, पहले अनुच्छेद 22 हेडिंग बनाइए। अनुच्छेद 22 एक मिनट। आर्टिकल 22 क्या कहता है? मनमानी गिरफ्तारी और निवारण नजरबंदी का संरक्षण। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी का संरक्षण देता है। इसका मतलब क्या होता है? मनमानी गिरफ्तारी मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को यदि कोई गिरफ्तार करेगा तो उसको कारण भी बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार किया गया, और 48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नजदीकी कोर्ट में उसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 22 24 घंटे, जैसे इसको मनमानी गिरफ्तारी क्या होता है? मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर वकील करना पड़ेगा, यात्रा का समय हटा के। ठीक है, फिर मनपसंद वकील। दूसरी चीज क्या हो जाती है? उसी 24 घंटे के दौरान ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर तीसरी बात क्या होती है? यात्रा का समय काट दिया जाएगा। यात्रा का समय काट दिया जाएगा। यात्रा का समय काट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति को यदि कोई भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर वकील करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यात्रा का समय उसको काट दिया जाएगा। उसको आप कई दिनों तक उसको नहीं रख सकते हैं। आप पूछो कि आप कोई भी पुलिस कस्टडी में कितने दिन तक क्या कर रहा है, कोई भी आदमी है, कोई भी मन में सवाल उठेगा कितने दिन तक पुलिस कस्टडी में क्यों,
क्यों है कोई भी आदमी, कोई भी नेता हो गया 6 महीने कस्टडी में, 3 महीने कस्टडी में, वो उसको क्या होता है, वो अपने पुलिस वाले नहीं रखते हैं, पुलिस कोई भी पुलिस नहीं रखेगा, उसको न्यायालय का आदेश होगा 3 दिन तक कस्टडी में रखा जाएगा। पुलिस 24 घंटे के अंदर उसको जो भी होगा 24 घंटे के अंदर तो करना ही होगा, ठीक है। इसमें एक समझते हैं निवारक नजरबंदी क्या होता है। निवारक नजरबंदी क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। नजरबंदी क्या है, निवारक नजरबंदी एक वर्ड आया है उसको समझ लेते हैं। निवारक नजरबंदी ये क्या होता है, निवारक नजरबंदी क्या होता है, इसमें इसका अर्थ होता है किसी भी अपराध किए बिना भविष्य में अपराध किया, हाँ, अगर अपराध गिराने की किसी भी व्यक्ति को आशंका होती है उसके आधार पर उसको नजरबंद कर दिया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को उनको अपराध गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को डर था कि यदि वो बाहर निकलेंगे आर्टिकल 370 हटा है तो उनको निवारक नजरबंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं ऐसा ना कर दें कि पूरे जम्मू कश्मीर में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इस वजह से क्या करते हैं निवारक नजरबंदी की जाती है। इसके लिए क्या क्या आधार होना चाहिए, उसके लिए आधार होने चाहिए 4 आधार होते हैं। पहला क्या होता है, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, राज्य की सुरक्षा खतरे में थी, फिर क्या हो, लोक व्यवस्था खतरे में हो, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध हो, ठीक है। पहले क्या होनी चाहिए सर कि राज्य की सुरक्षा खतरे में, दूसरी बात क्या होनी चाहिए मित्रता, मित्रता किससे होनी चाहिए, विदेशी राज्य से, यदि वो कर रहा है दुश्मन राज्य से, दुश्मन राज्य से। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, तीसरी बात होनी चाहिए कि तो उसके आने से लोक व्यवस्था चौपट हो जाएगी, बस को निवारक नजरबंदी की जा सकती है, ठीक है। बस निवारक नजरबंदी बस इसमें इतना ही है, बहुत ज्यादा इसमें है ही नहीं, ठीक है। निवारक नजरबंदी और चलिए ठीक है इसको छोड़ते हैं। आर्टिकल 23 देखते हैं क्या लिखा है उसमें। आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 आप बताते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है मनुष्यों का दुर्व्यापार बेगार बालाश्रम रोका जाएगा। आर्टिकल 23 क्या कहता है, मनुष्य का दुर्व्यापार आर्टिकल 23 का दुर्व्यापार बालाश्रम चाइल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, बालाश्रम और बेगार, एक एक बात को और समझेंगे, बेगार को रोका जाएगा, बेगार को रोका जाएगा, ठीक है। दुर्व्यापार क्या होता है, मनुष्य को कोई भी व्यक्ति मनुष्य को बेचना या खरीदना इसकी रोक लगाता है, किसी भी मनुष्य के द्वारा किसी भी मनुष्य को बेचना खरीदने की रोक लगाता है, ठीक है। इसका क्या, इसका उदाहरण हम देखें तो जो दिव्या उपन्यास है उसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है कि कैसे दासियों को वो जो एक मातुल उसमें वो ऐसा कैरेक्टर है, वो मातुल वो खुद दासियों को नहीं बेचता था, दासियों को बच्चों को बेचता था, उसका वर्णन अच्छा किया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। फिर बालाश्रम क्या होता है, बालाश्रम बच्चों के द्वारा बच्चों को पढ़ने लिखने न देना, उनसे काम करवाना, ठीक है। बेगार मतलब क्या होता है, बेगार मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाना, किसी व्यक्ति से उसे रोका जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेगार और इसमें दुर्व्यापार में क्या होगा, दुर्व्यवहार में होगा बुरे उद्देश्य से मनुष्य की बिक्री होगी, ठीक है। बस इतना ही है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है, 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी होटल या किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, किसी खतरनाक काम में
नहीं लगाया जा सकता, किसी खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसकी इस जैसे खतरनाक जगह क्या क्या हो सकती है, जैसे कारखाना हो गया, कारखाना, खदान, कारखाना, खदान और खतरनाक रोजगार। खतरनाक रोजगार के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे बम बनाना है, बम की फैक्ट्री में, कार की फैक्ट्री में, खदान जैसे कार की फैक्ट्री में, खदान जैसे कि कोयले की खदान हो गई, इसमें आप बच्चों को नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई लगाएगा तो उसको क्या होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, संसद ने 2015 में एक कानून पारित किया है, संसद ने 2015 में एक कानून पारित किया है कि कोई भी बच्चा यदि घर का काम करता है तो उसको मनाही नहीं की जाएगी। क्या होगा, यदि कोई बच्चा घर का काम करता है तो उसको मनाही नहीं की जाएगी। घर का काम जैसे घर में चाय, भारत में ज्यादा क्या गरीबी बहुत ज्यादा है, व्यक्ति चाहे तो अपने बच्चों को लगा लेते हैं अपने कामों में। कोई भी माँ बाप होते हैं, अपनी सब्जी की दुकान चला रहे हैं, आप सब्जी न सजाइए, किराना दुकान चल जाओ, बेटा चीनी ला दो, ला सकते हैं। घर का काम है, घर की कामों में कोई मनाही नहीं, बस उसको स्कूल भेजते रहिए बीच बीच में क्या, रोज स्कूल जाना है, बीच बीच में जाए क्या पड़ेगा, रोज स्कूल जाना है। ठीक है, तो घर के काम कर सकता है, क्या कर सकता है, घर के काम। ठीक, 2015 में लागू किया गया। ठीक है, तो अब कल अगली बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 पढ़ेंगे। धन्यवाद।